आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी कि पुष्पी पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण की क्रिया कैसे होती है और उसमें कौन सहायक होता है। अगर हम पर परागण की क्रिया देखें तो पर परागण की क्रिया के लिए किसी पुष्प के परागकण को किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाना होता है और इसके लिए किसी न किसी एजेंट या कारक की आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे कि वो कौन से कारक हैं जो कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण को लेकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक ले जाते हैं। तो वो कारक हवा हो सकते हैं या फिर कीट हो सकते हैं, जल हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन से कारक हैं। तो हम देखें, जब हम देखेंगे कि यहाँ देखें पर परागण के कारक एवं प्रकार या एजेंट एंड टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें हम देखें पर परागण में पराग कणों का एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। पर परागण की क्रिया बाह्य कारकों पर निर्भर होती है। अब वो कौन कौन से बाह्य कारक होते हैं? पहला, पर परागण के कारक अजैविक कारक हो सकते हैं या फिर वो जैविक कारक हो सकते हैं। अजैविक कारक में या एबायोटिक फैक्टर में हवा और जल धाराएं आती हैं और जैविक कारक में कीट, पक्षी, चमगादड़, घोंघे। तो ये इतने प्रकार के अजैविक या जैविक कारक हैं जो एक पौधे के परागकोश से परागकण को लेकर के उसे किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। आज हम वायु परागण के बारे में बात करते हैं। वायु परागण क्या है? जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा हो तो इसे हम वायु परागण कहते हैं। यानी किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर वायु के द्वारा अगर गमन कर रहे हैं तो ये वायु परागण है। यहाँ पर ये देखिए, इस डायग्राम में आपको वायु परागण दिखाई दे रहा है। ये हवा के द्वारा, ये जो परागकण हैं ये किससे उड़ के जा रहे हैं? हवा के माध्यम से उड़कर जा रहे हैं। यानी यहाँ एजेंट या कारक कौन है? हवा है। तो ये हम पढ़ रहे हैं वायु परागण। अब हम आगे देखें, वायु परागण के लिए पुष्प की विशेषताएं क्या होता है कि अगर कीट से परागण होना है तो उस पुष्प में अलग विशेषताएं होंगी और अगर वायु से परागण होना है तो अलग विशेषताएं होंगी। वायु परागित पुष्प को कीटों को आकर्षित नहीं करना है, इसलिए वो आकार में छोटे, रंगहीन, गंधहीन और आकर्षण विहीन होते हैं। दूसरा, अगर हवा के माध्यम से परागकण को जाना है तो ये जरूरी है कि परागकण छोटे हों, हल्के हों, ताकि वो आसानी से हवा के साथ उड़कर जा सकें। तो परागकण छोटे, हल्के और प्रायः चिकने होते हैं। घास कुल के पौधों में पुष्पक्रम पत्तियों से ऊंचा होता है। अगर पुष्पक्रम पत्ती से ऊंचा होगा तो जो हवा है उसके माध्यम से ज़्यादा परागकण चले जाएंगे उड़कर। चौथा है, इन पौधों में पुष्प के पुंकेसर प्रायः लंबे और परागकोश मुक्त दोली होते हैं। फिर से देखें, इन पुष्पों के पुंकेसर प्रायः लंबे और परागकोश या एंथर मुक्त दोली या वर्सेटाइल होते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये ये परागकोश बने हैं और ये छोटी सी उसकी डंडी है और मुक्त दोली माने ये आसानी से इधर उधर हिलते रहते हैं। तो ये हम सब क्या पढ़ रहे हैं? वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं। क्या क्या पढ़ लिया? पुष्प कैसे होंगे? रंगहीन, गंधहीन, आकर्षण विहीन। फिर परागकण कैसे होंगे? छोटे, हल्के, चिकने। घास कुल के पौधों में पुष्पक्रम कहाँ है? पत्तियों से भी ऊंचा, ताकि पत्तियां हवा के लिए, मतलब पुष्पक्रम परागकोश से परागकण को कहीं जाने में पत्तियां अवरोध पैदा ना कर सकें। फिर इन पौधों के पुष्पों के पुंकेसर लंबे, परागकोश मुक्त दोली। पांचवा प्रकार है वर्तिकाग्र बड़ी और पुष्प से बाहर निकली।
वर्तिकाग्र बड़ी और पुष्प से बाहर निकली क्यों? क्योंकि वर्तिकाग्र पे ही तो परागकण को आना है। तो अगर वो बड़ी होगी और बाहर निकलेगी तो हवा के साथ आए हुए परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक जाएंगे। और वर्तिकाग्र कैसी होती है? पिच्छाकार या फैदर या रोम होते हैं, ताकि वो आसानी से परागकणों को अपने में चिपका लेती है। इन पुष्पों में मकरंद नहीं बनता। क्यों नहीं बनेगा मकरंद? क्योंकि मकरंद की आवश्यकता नहीं है। पुष्प के द्वारा, इसमें कीट के द्वारा परागण तो होना नहीं है, इसलिए मकरंद की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ी चीज, अगर परागण हवा से हो रहा है तो पुष्प में परागकण बहुत अधिक संख्या में बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए परागकण बहुत अधिक संख्या में? क्योंकि परागकण जब हवा के साथ उड़कर जाएंगे तो बहुत से परागकण बेकार भी हो सकते हैं। तो परागकण की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ये हल्के परागकण होना चाहिए और शुष्क होना चाहिए। अगला है, कुछ पौधों जैसे अर्टिका में परागकोश बहुत तेजी से फटता है। जब परागकोश तेजी से फटेगा तो परागकण जो हैं वो झटके के साथ निकलेंगे और इसे गन पाउडर विधि भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि परागण की क्रिया के लिए कुछ कारकों की आवश्यकता होती है। और वो कारक कौन कौन से देखे थे हमने? परागण माने परागकोश से परागकण का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाना, परागण। अब पर परागण के लिए या तो हवा माध्यम हो सकती है या जलधाराएं माध्यम हो सकती हैं, कीट, पक्षी, चमगादड़ और घोंघे। तो आज हम मुख्य रूप से हवा के द्वारा या वायु परागण के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और हमने अभी इतनी सारी ये जो विशेषताएं देखी थी, ये सारी विशेषताएं वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं थी कि पुष्प रंगहीन, गंधहीन, आकर्षण विहीन थे, परागकण छोटे थे, घास कुल के पौधों में पुष्पक्रम पत्ती से ऊंचा था, पुष्पों के पुंकेसर प्राय लंबे थे और इन पुष्पों में मकरंद नहीं बनता और परागकण की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ पौधों जैसे अर्टिका में परागकोश तेजी से फटता है, जिससे परागकण झटके से निकलते हैं। इसे हम गन पाउडर विधि कहते हैं। तो अब हम यहाँ उदाहरण भी देख लें। वायु परागित पुष्पों के उदाहरण तो ये घास, बांस, मक्का, नारियल, खजूर, भांग, इन सब में वायु के द्वारा परागण होता है। ये जो डायग्राम यहाँ पर आप देख रहे हैं, मक्का में वायु परागण, ये मक्के में ये परागकोश हैं। इन परागकोश से ये मक्के में ऊपर मेल फ्लावर लगे हुए हैं और नीचे की ओर फीमेल फ्लावर लगे हैं। तो मक्का में ये जो मेल फ्लावर होते हैं, इनके परागकोश से ये परागकण बहुत अधिक की संख्या में उड़कर हवा के साथ जाते हैं और किसी दूसरे पौधे के फीमेल फ्लावर की जहाँ पर वर्तिकाग्र होती है, मान लो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये देखिए ये वर्तिकाग्र है, तो वर्तिकाग्र से, लेकिन यहाँ से अगर परागकण निकलेंगे तो ये किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पर परागकण किसके माध्यम से गमन कर रहे हैं? वायु के। तो हमने देखा कि पर परागण, हम अभी देख रहे थे कि पर परागण की जो क्रिया है, जिसमें एक पुष्प के परागकण निकलते हैं और वो किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसके लिए उसको कुछ कारकों की आवश्यकता होती है। पर परागण में वायु द्वारा परागण हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, कीटों द्वारा हो सकता है, घोंघे द्वारा हो सकता है। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक था वायु से परागण के लिए पौधों में पाई जाने वाली विशेषता। आप सभी को समझ में आई होगी और आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। धन्यवाद।